सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है प्रियंका और मैं पढ़ाती हूँ आपको लाइफ साइंसेस। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुमंत्रा शिक्षा का ग्रंथ में। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं, कौन कौन सी टॉक्सिन्स हैं जो ट्रांसलेशन को इनहिबिट करते हैं। उसके साथ ही आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में जानेंगे। आरएनए इंटरफेरेंस में हम आज मेनली पढ़ेंगे siRNA एंड piRNA। ओके, जो miRNA है जो सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, अलॉन्ग विद दैट दोनों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट miRNA का से रिलेटेड इंटरफेरेंस हम कल नेक्स्ट लेक्चर आपका जब भी आएगा तभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए अपना माइंड सेट कर लीजिए। हम बिल्कुल अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे पहले एक क्वेश्चन के साथ, और उस क्वेश्चन का आंसर सब कमेंट बॉक्स में करेंगे। जितनी बार भी बोल दो कि कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, आप लोगों के आंसर्स नहीं आते हैं, तो इस बार मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए और आंसर करिए। Which of the following is involved in dissociation of ribosomal subunits after termination of translation? IF3, EFG, RRF, both A and both B and C, और EF2। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि IF क्या है, EF क्या है और RRF क्या है। ठीक है, किसी को कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, और सब बिल्कुल सही जवाब देंगे। कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मुझसे पूछेंगे। क्लियर? चलिए बात करते हैं एंटीबायोटिक्स और टॉक्सिन्स की जो इनहिबिट करते हैं ट्रांसलेशन को। कौन कौन से हैं हर एक का याद रखना है, क्योंकि जो अभी 2020 का CSIR नेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, तो गेट में भी पूछा जा सकता है। किसी भी मतलब आप जो भी ICMR ICR जिस भी टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी टेस्ट में जो है यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो हमारा जो 70S राइबोसोम है वहाँ 30S सब यूनिट के साथ बाइंड करता है। याद रखिएगा, 30S सब यूनिट सिर्फ वही होगी जहाँ 70S राइबोसोम है, मतलब प्रोकैरियोट्स में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट का जो राइबोसोम होगा। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन किसके साथ बाइंड करता है? 30S सब यूनिट के साथ बाइंड करता है और mRNA की मिस रीडिंग करवाता है बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन पे भी। मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन रिलेटिवली लो कॉन्सेंट्रेशन में बाइंड कर सकता है 30S सब यूनिट ऑफ 70S राइबोसोम, और वो क्या करेगा, हमारा राइबोसोम अच्छा खासा mRNA को सही तरीके से पढ़ के सही tRNA ला रहा था और अच्छे से प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहा था। लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो 30S सब यूनिट के साथ बाइंड करके अब मिस रीडिंग करवाएगा mRNA की, और सही तरीके से सही tRNA जो है वो अब बाइंड नहीं हो पाएंगे और सही तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो नहीं होगी। समझ के चलिए, अब आया क्लोरमफेनिकोल। क्लोरमफेनिकोल जो है वो बाइंड करता है 50S सब यूनिट के साथ। अब अगेन ये 50S सब यूनिट भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? 70S राइबोसोम का जो लार्जेस्ट सब यूनिट है वो 50S है। अब ये क्या करता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन को रोक देता है। क्लोरमफेनिकोल पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन को रोक देता है। कैसे? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज को इनहिबिट करके। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज जो है वो लार्जर सब यूनिट में पाया जाता है, हम जानते हैं। ठीक है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज कहाँ होता है? लार्जर सब यूनिट में, 50S सब यूनिट में होगा, और वो ब्लॉक कर देगा पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को। ठीक है, क्लोरमफेनिकोल कैसे? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज ही काम नहीं कर पा रहा है तो क्या पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा? क्या पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज जो रिएक्शन कैटालाइज करता है वो हो पाएगा? वो नहीं हो पाएगा, तो पेप्टाइड बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा। तो टेट्रासाइक्लिन्स, अब टेट्रासाइक्लिन्स जो हैं वो 30S सब यूनिट के साथ ही बाइंड करते हैं, और 30S सब यूनिट के साथ बाइंड करके वो अमाइनो असाइल tRNA की बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं। वो अमाइनो असाइल tRNA की बाइंडिंग नहीं होने देंगे। अब अमाइनो असाइल tRNA की बाइंडिंग नहीं होगी तो आगे हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं होगी। ठीक है, अब ये रहा आपका CSIR नेट 2020 का जो सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था।
एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन का क्या रोल होता है? एरिथ्रोमाइसिन जो है वो 50S सब यूनिट के साथ बाइंड करके ब्लॉक करता है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को। इसका मतलब क्लोराम्फेनिकोल और एरिथ्रोमाइसिन का रोल जो है वो सेम है, दोनों ही 50S सब यूनिट के साथ बाइंड करेंगी, ब्लॉक करेंगी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को। टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन दोनों बाइंड किसके साथ कर रहे हैं? 30S सब यूनिट के साथ। लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन का काम क्या है? एमआरएनए का मिसरीडिंग करना, और टेट्रासाइक्लिन का काम क्या है? अमाइनो असाइल टीआरएनए की सही तरीके से बाइंडिंग ना होने देना। ठीक है। फ्यूजिक एसिड, इसका काम होता है इलोंगेशन को, ट्रांसलोकेशन को एंड हेंस इलोंगेशन भी उससे रुक जाएगी। ट्रांसलोकेशन को ब्लॉक करना कैसे? ये बाइंड करेगा इलोंगेशन फैक्टर जी के साथ। अब इलोंगेशन फैक्टर जी, जिसको हम ट्रांसलोकेज भी कहते हैं, अगर वही काम नहीं कर पा रहा है तो ट्रांसलोकेशन कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है ना सही से। फिर आता है साइक्लोहेक्सिमाइड, ये भी पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज को ब्लॉक करता है, लेकिन ध्यान से एरिथ्रोमाइसिन और क्लोराम्फेनिकोल जो हैं वो 50S सब यूनिट को ब्लॉक करते हैं, मतलब वो 70S राइबोसोम में ब्लॉक करते हैं। ठीक है। क्लोराम्फेनिकोल कहाँ पेप्टाइड फॉर्मेशन को रोकेगा? प्रोकैरियोट्स में। एरिथ्रोमाइसिन भी कहाँ रोकेगा? प्रोकैरियोट्स में। लेकिन साइक्लोहेक्सिमाइड जो है वो यूकैरियोट्स में पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन को रोकता है। कैसे? 80S राइबोसोम में जो लार्जर सब यूनिट होगा उसके साथ बाइंड करेगा, लार्जर सब यूनिट में ही पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज प्रेजेंट होता है, और फाइनली ब्लॉक हो जाएगा क्या? फाइनली हमारे पास ब्लॉक हो जाएगा ट्रांसलेशन जो है। ठीक है। प्यूरोमाइसिन, प्यूरोमाइसिन एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बोनाइजर का। ठीक है। प्यूरोमाइसिन एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है किसका? स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बोनाइजर का। ये स्ट्रक्चरल एनालॉग होता है, मतलब देखने में एनालॉगस होता है ये 3' एंड ऑफ अमाइनो असाइल टीआरएनए। प्यूरोमाइसिन जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बोनाइजर का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ये स्ट्रक्चरल एनालॉग होता है किसका? टीआरएनए का जो अमाइनो असाइल का 3' एंड है उसका स्ट्रक्चरल एनालॉग। लेकिन एक डिफरेंस होता है इस प्यूरोमाइसिन में और जो टीआरएनए का अमाइनो असाइलेटेड टीआरएनए का 3' एंड है, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। क्या? अमाइनो असाइलेटेड टीआरएनए जो है वो किससे बाइंड हुआ होगा? राइबोज शुगर के साथ। वो बाइंड होता है एस्टर बॉन्ड के साथ। ठीक है। बट ये जो प्यूरोमाइसिन है ये राइबोज शुगर से अटैच्ड होगा बाय एन अमाइड लिंकेज। प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपने वहां पे पूरा मैंने दिखाया था पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज रिएक्शन के टाइम पे कि किस तरह से जुड़ा होता है अमाइनो असाइल टीआरएनए, किस तरह से पेप्टिडाइल जो है आप देखेंगे पेप्टिडाइल जो साइट होती है पी साइट पे किस तरह से टीआरएनए होता है, कैसे वहां पे ग्रुप होते हैं। ठीक है। तो देखिए अब इतना समझ गए आप कि प्यूरोमाइसिन जो है किसके थ्रू जुड़ेगा? अमाइड लिंकेज के थ्रू जुड़ेगा। किसके साथ? राइबोज शुगर के साथ। नॉर्मल जो अमाइनो असाइलेटेड टीआरएनए है वो किसके थ्रू जुड़ा होता है? वो एस्टर बॉन्ड के थ्रू राइबोज शुगर से जुड़ा होता है। अब जो ये प्यूरोमाइसिन है ये पी साइट पे जाके अटैच हो जाता है। ठीक है। पी साइट पे जाके अटैच तो हो गया, लेकिन अब जो इसका अमाइड बॉन्ड जो है उसको क्लीव नहीं किया कर पाता राइबोसोम अपने पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के थ्रू। ठीक है। जो भी ट्रांसफर करना था वो नहीं हो पाता है क्योंकि पी साइड पे जो हमारे पास प्यूरोमाइसिन है उसके अमाइड बॉन्ड की क्लीवेज ही नहीं होगी। अब क्लीवेज ही नहीं होगी तो कोई पेप्टिडाइल ट्रांसफर भी नहीं होगा। पेप्टिडाइल ट्रांसफर नहीं होगा तो ट्रांसलेशन जो है वो रुक जाएगी। फिर आगे आता है हमारे पास डिप्थीरिया टॉक्सिन। डिप्थीरिया टॉक्सिन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है यूकैरियोट्स में। कैसे? इलोंगेशन फैक्टर 2 को इनएक्टिवेट करके। ठीक है। इलोंगेशन फैक्टर 2 को इनएक्टिवेट करके डिप्थीरिया टॉक्सिन जो है यूकैरियोट्स में प्रोटीन सिंथेसिस को रोक सकता है। जो मेन इनएक्टिवेशन काउस की जाती है वो ए फ्रैगमेंट ऑफ टॉक्सिन का ए फ्रैगमेंट होता है, वो काउस करता है मेनली इनएक्टिवेशन। क्लियर? कोई प्रॉब्लम
नहीं, ठीक है। रिसिन जो है वो इनएक्टिवेट करेगा 60s सब यूनिट को। अब अगेन 60s सब यूनिट इनएक्टिवेट हो जाएगा तो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज काम नहीं करेगा और पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी। लेकिन रिसिन कैसे इनएक्टिवेट करेगा, तो ये डीप्यूरिनेशन करेगा, डीप्यूरिनेशन कर देगा। कहाँ? जो हमारा 20s rRNA है 60s राइबोसोम में हमारे पास प्रेजेंट होता है 28s rRNA। 28s rRNA पे जो अडेनोसिन है, अडेनोसिन को पे अडेनिन ग्रुप को हटा दिया जाएगा, तो हो गई डीप्यूरिनेशन ऑफ एन अडेनोसिन इन 28s rRNA। तो इन सारी की सारी एंटीबायोटिक्स को याद रखना बहुत जरूरी है। एक बार एक क्विक रिवीजन के तौर पे फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि स्ट्रेप्टोमाइसिन किसके साथ जुड़ा? 30s सब यूनिट के साथ। लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन ने क्या किया? उसने एमआरएनए की मिसरीडिंग करवाई। क्लोराम्फेनिकोल 50s सब यूनिट के साथ जुड़ा, अब वहां पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज है तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। टेट्रासाइक्लिन भी 30s के साथ जुड़ा, लेकिन अमाइनो असाइल टीआरएनए बाइंडिंग को जो है उसने इंटरफेयर किया, उसको रोका। एरिथ्रोमाइसिन भी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को रोकेगा, तो मतलब 50s सब यूनिट के साथ जुड़ेगा। फ्यूजिक एसिड जो है वो इलॉन्गेशन फैक्टर जी के साथ जुड़ा तो ट्रांसलोकेशन को रोक दिया। कौन सा है ऐसा, आपको कौन सा केमिकल मिलेगा जो कि राइबोसोम में 80s राइबोसोम में लार्जर सब यूनिट के काम को बंद करेगा, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज को ब्लॉक करेगा? वो है साइक्लोहेक्सिमाइड। ओके, प्यूरोमाइसिन किसका एनालॉग होता है? 3 प्राइम एंड ऑफ अमाइनो एसाइल टीआरएनए, लेकिन राइबो शुगर के साथ अमाइड लिंकेज से बाइंड करता है, ना कि एस्टर लिंकेज से। अब इसीलिए जो पी साइड पे जाके ये बैठ जाएगा, लेकिन क्या नहीं कर पाएगा? अब पी साइड पे तो ये चला जाएगा, लेकिन अब इसके अमाइड बॉन्ड की क्लीवेज नहीं हो पाएगी। जब पी साइड से पेप्टिडाइल ग्रुप को हम नहीं क्लीव कर पा रहे हैं तो उसका आगे ट्रांसफर नहीं होगा और आगे प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो रुक जाएगी। डिप्थीरिया टॉक्सिन जो है इलॉन्गेशन फैक्टर 2 को यूकैरियोट्स में इनएक्टिवेट करता है। रिसिन जो है वो भी इनएक्टिवेट करेगा यूकैरियोटिक के राइबोसोम को, 60s सब यूनिट को इनएक्टिवेट करेगा। कैसे? अडेनोसिन का डीप्यूरिनेशन करवा देगा 28s rRNA में। क्लियर है ये सारे के सारे? याद रखना, कल भी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी। हमेशा लेक्चर जो है आपका शुरू होगा एक क्वेश्चन के साथ। क्लियर? ओके, चलिए फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे आरएनए इंटरफेरेंस की। क्या होता है आरएनए इंटरफेरेंस? ओके, तो आरएनए इंटरफेरेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें आरएनए मॉलिक्यूल का जो जीन एक्सप्रेशन है उसको इनहिबिट कर दिया जाता है। ओके, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच आरएनए मॉलिक्यूल्स inhibit gene expression or translation by neutralizing targeted mRNA molecules। ध्यान से सुनिएगा, आरएनए इंटरफेरेंस एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक आरएनए दूसरे आरएनए मॉलिक्यूल का काम बंद कर देगा, उसको साइलेंस कर देगा, आगे ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, आगे जो है वो आगे जो प्रोडक्ट्स आने थे ट्रांसलेशन के बाद वो नहीं आ पाएंगे। तो यह है आरएनए इंटरफेरेंस, जहां पे एक आरएनए मॉलिक्यूल दूसरे किसी आरएनए मॉलिक्यूल को, खास तौर पे कौन सा? एमआरएनए मॉलिक्यूल, खास तौर पे क्या? एमआरएनए मॉलिक्यूल को क्या करेगा? उसको बंद कर देगा, उसके साइलेंसिंग कर देगा, ताकि आगे वो अपना काम नहीं कर पाए, वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाए, तो ट्रांसलेशन नहीं होगी, ट्रांसक्रिप्शन नहीं एमआरएनए मॉलिक्यूल का सही तरीके से होगा, और अगर हो गया तो वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाएगा। समझ गए? दोबारा से बोलूं, आरएनए इंटरफेरेंस में एक आरएनए जो है वो अपने एमआरएनए को क्या करेगा? एमआरएनए को साइलेंस कर देगा, उससे आगे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने देगा, उसकी साइलेंसिंग कर देगा, जीन साइलेंसिंग हो गई। ओके, तो चलिए अब ये इनमें आरएनए मेनली होते हैं siRNA, miRNA, स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए एंड ये क्या हो गया? माइक्रो इंटरफेरेंस आरएनए। ठीक है, तो चलिए देखिए, जानते हैं इनके बारे में। अब इसी को आरएनए इंटरफेरेंस को ही और क्या कहेंगे हम? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग।
ट्रांसजीन साइलेंसिंग एंड क्वेलिंग। देखिए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन हो गई, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमने क्या नहीं होने दिया, बताइए, ट्रांसलेशन नहीं होने दी, तो हो गया पोस्ट ट्रांसलेशनल जीन साइलेंसिंग या ट्रांसजीन साइलेंसिंग। और क्वेलिंग भी आरएनए इंटरफेरेंस को ही कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले डिस्कवर किया था फायर एंड मेलो ने साइनोरहिबिडिस एलिगन्स में, सी एलिगन्स में 1998 में आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में बात की गई थी। इसका एक और रोल होता है, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोजोन रेगुलेशन। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं आप? नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, हम जरूर पढ़ेंगे। लेकिन आरएनए इंटरफेरेंस का रोल होता है ट्रांसपोजोन रेगुलेशन में और अपनी सेल को डिफेंड करने में अगेंस्ट वायरसेस। ओके, तो आरएनए इंटरफेरेंस समझ गए आप कि आरएनए ही आरएनए की साइलेंसिंग कर देगा, ठीक है। आगे जो है वो प्रोटीन्स नहीं बनेंगी, ठीक। और ट्रांसपोजोन रेगुलेशन में भी ये रोल प्ले करता है और वायरसेस से सेल्स को बचाने में भी रोल प्ले करता है। अब हम टाइप्स की बात करते हैं, स्मॉल साइलेंसिंग ऑफ आरएनएस, ठीक है। तो देखिए mRNA होता है, siRNA होता है, piRNA होता है। माइक्रो इंटरफेरेंस आरएनए, स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए, ओके, pvRNA, ओके। चलिए ये आपको देखने को मिलेगा mRNA प्लांट्स में, एनिमल्स में, प्रोटिस्ट में, जो 20 से 25 न्यूक्लियोटाइड का बेस पेयर उसमें रहेंगे। ये होगा डाइसर-ड्रोसा डिपेंडेंट, डाइसर-ड्रोसा डिपेंडेंट। siRNA आपको इन सब में तो मिलेगा, प्लांट्स, एनिमल, प्रोटिस्ट में, मतलब उसके साथ साथ आपको फंजाई में भी देखने को मिलेगा, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 21 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और ये डाइसर डिपेंडेंट होता है। वहीं piRNA मेटाजोन्स में देखने को मिलता है। इन दोनों की कंपैरिजन में थोड़ा सा लंबा होता है ये आरएनए, जिसमें आपको कई बार आप 25 से 28, कहीं 23 से 26, मतलब इसी रेंज में आप अप्रोक्सीमेटली न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस पढ़ेंगे और ये डाइसर इंडिपेंडेंट होता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे siRNA की, ठीक है। इंटरफेरेंस किया, चलिए यहां पहले आप ये देखिए आराम से siRNA। देखिए siRNA सबसे पहले तो आप याद रख लीजिए कि siRNA जो है वो क्या है, ये हेयर पिन आरएनए है, हेयर पिन लूप लाइक आरएनए है। कई बार आपने पढ़ा था ना, हेयर पिन लाइक आरएनए बन सकता है, कहाँ पढ़ा था, क्यों नहीं याद रखते हो? सारे प्रोसेसेस पढ़े हुए हैं, उसके बाद भी नहीं पता। और ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है। चलिए ठीक है, अब दो सोर्स देखिए, प्लांट्स में नेचुरली हमको siRNA देखने को जनरली मिल जाता है, ठीक है। और इसके और भी सोर्सेस हो सकते हैं siRNA के। कैसे आप siRNA को बना सकते हो? आप खुद भी siRNA जो है बना सकते हैं, खुद बन सकता है siRNA। कैसे? अगर देखिए कई बार जो है मतलब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, हम बोलेंगे कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या बन सकता है खुद से? देखिए अगर एक ही डीएनए मॉलिक्यूल से जो है वो दो आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे और जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गए siRNA डुप्लेक्सेस। siRNA डुप्लेक्सेस कब बने? ध्यान से देखिए, यहाँ कौन सी प्रोटीन नजर आ रही है, कौन सा कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है? डाइसर। जब भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट करने के लिए हमेशा डाइसर जो हैं वो अवेलेबल रहते हैं। डाइसर जो है वो कट कर देगा इस siRNA को, जिसमें फिर आपको ओवरहैंग्स देखने को मिलेंगे। 3 प्राइम टर्मिनल पे आपको क्या देखने को मिलेंगे? ओवरहैंग्स देखने को मिलेंगे। ये छोटे छोटे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे टुकड़े हो गए। जो एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए था, उस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया है, ठीक है। लेकिन ये डबल स्ट्रैंडेड ही है अभी, ठीक। अब ये siRNA तो बन गए। डाइसर क्या है? ये डाइसर के बारे में आप और भी जानकारी लेंगे। ये RNase 3 फैमिली का एंजाइम है, जो एक एंडोन्यूक्लियस की तरह काम कर रहा है, कट कर रहा है, ठीक है। एक बार डाइसर ने जो है कट कर दिया, अब उसके बाद क्या होगा? डाइसर और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो हैं वो क्या करेंगे? डाइसर एंड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए
वो एक्ट करते हैं दोनों एक साथ रिस्क लोडिंग कॉम्प्लेक्स की तरह। कैसे एक्ट करेंगे ये? रिस्क लोडिंग कॉम्प्लेक्स की तरह। डाइसर एंड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो हैं वो किसकी तरह काम करेंगे? रिस्क का क्या मतलब हुआ? रिस्क का मतलब हुआ आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। तो रिस्क लोडिंग कॉम्प्लेक्स कौन फॉर्म करता है? डाइसर प्लस, बताइए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ओके, सिंगल स्ट्रैंड जो आपका स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए है, ये समझा जाता है कि ये रिस्क के लिए टारगेट स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ डाइसर में जो है, ये यहाँ सॉरी डाइसर में नहीं, siRNA में हमारे पास 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। ये 2 स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड पैसेंजर आरएनए की तरह काम करता है, दूसरा स्ट्रैंड जो है वो गाइड आरएनए की तरह काम करता है। ठीक है, तो सिर्फ गाइड स्ट्रैंड ही है जो डायरेक्ट जीन साइलेंसिंग में इन्वॉल्व होगा। जो पैसेंजर स्ट्रैंड होता है उसको रिस्क एक्टिवेशन के दौरान वो डिग्रेड हो जाता है। ये जो आपका आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स है, इसके एक्टिवेशन के दौरान दूसरा जो आपका पैसेंजर स्ट्रैंड होगा वो क्या हो जाएगा? डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, अब जो इस रिस्क का जो एक्टिव कंपोनेंट होता है वो होता है एर्गोनॉट प्रोटीन। क्या होती है? एर्गोनॉट प्रोटीन। इस रिस्क कॉम्प्लेक्स के पास एक एर्गोनॉट प्रोटीन होगी। ये एर्गोनॉट प्रोटीन, और ये हो गया एक सिंगल स्ट्रैंड। ठीक है, पूरा रिस्क कॉम्प्लेक्स है, ये यहाँ सिंगल स्ट्रैंड हमारे पास है जो गाइड स्ट्रैंड। अब ये गाइड स्ट्रैंड क्या करेगा? ये इस पूरे एर्गोनॉट को, इस रिस्क कॉम्प्लेक्स को लेके चला जाएगा किसी टारगेट एमआरएनए पे। एक टारगेट एमआरएनए के साथ ये बाइंड करेगा और वहां पे फिर उस एमआरएनए का क्या कर देगा? क्लीवेज करवा देगा। देखिए बन गया siRNA mRNA कॉम्प्लेक्स और ये डिग्रेडेड टारगेट mRNA। अब ये जो हमारा mRNA था ये अपना काम नहीं कर पाएगा। चलिए एक बार फिर से आपको बताती हूँ। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे एकदम डाइसर ने काम किया, आपको छोटे 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 टुकड़े मिल गए स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए की। ठीक है, जिसमें 3 प्राइम जो है वो ओवरहैंग आपको दिखाई देते हैं। फिर अब ये डाइसर और ये siRNA मिल के काम करते हैं रिस्क लोडिंग कॉम्प्लेक्स की तरह। फिर रिस्क लोडिंग कॉम्प्लेक्स को लेके आते हैं ये। ठीक, अब रिस्क लोडिंग कॉम्प्लेक्स जब एक्टिवेट होता है उस दौरान ये डबल स्ट्रैंडेड जो आरएनए है, इसका एक स्ट्रैंड जिसको हम बोलते हैं पैसेंजर स्ट्रैंड, वो खत्म हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। अब एक ही स्ट्रैंड बचता है जिसको बोलते हैं गाइड स्ट्रैंड, जो मेनली इवॉल्व होता है जीन साइलेंसिंग में। तो अब ये इस पूरे रिस्क कॉम्प्लेक्स को लेके जाएगा एक टारगेट एमआरएनए पे और वहां बाइंड करेगा और बाइंड करके डबल स्ट्रैंड बनाएगा और फिर से इसको क्या कर दिया जाएगा? क्लीव कर दिया जाएगा। छोटे छोटे हिस्सों में जो है इस टारगेट एमआरएनए को तोड़ दिया जाएगा। ठीक है, रिस्क में मेन कौन सी है प्रोटीन? एर्गोनॉट प्रोटीन है, जो कैसे काम करेगी? प्रोटीन जो एंडोन्यूक्लियस की तरह काम करेगी। इज इट क्लियर टू यू नाउ और नॉट? आई होप आपको क्लियर हो चुका है। आगे आप पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे जानते हैं। अब ये जो डिग्रेडेड टारगेट एमआरएनए थे ना, डिग्रेड हो चुके हैं। इनका भी 2 फेट होते हैं, या तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे या फिर ये फिर किसी दूसरे आरएनए के साथ बाइंड कर देंगे। वहां पे जाके क्या कर सकते हैं? ये उस दूसरे किसी आरएनए के साथ बाइंड करके क्या बना देंगे? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देंगे। उस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पे फिर से क्या होगा? डाइसर एक्ट करेगा और फिर से सेम प्रोसेस जो है वो दोबारा से रिपीट होगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए siRNA मीडिएटेड आरएनए इंटरफेरेंस, इस पाथवे में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है उसको प्रोसेस किया जाता है। देखा ना आपने? अब आपने देख लिया है तो एक एक स्टेप पढ़ेंगे आप। इस पाथवे में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को प्रोसेस किया गया, सिंगल नहीं, आपके स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए डुप्लेक्सेस बन गए। और ये काम किसने किया? डाइसर एंजाइम ने। और क्या बने? 3 प्राइम ओवरहैंग बने और 5 प्राइम फॉस्फेट्स आपको, मोनोफॉस्फेट्स आपको दिखाई देंगे। डाइसर क्या है? आरएनएज 3 फैमिली का एंजाइम है। अब डाइसर में क्या क्या एक्टिविटी है? एटीपीएस आरएनए हेलिकेज डोमेन है, कैटालिटिक आरएनएज 3 डोमेन है और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बाइंडिंग डोमेन है। इसका मतलब डाइसर जो है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के साथ बाइंड कर सकता है, वहां हेलिकेज एक्टिविटी शो कर सकता है, उस आरएनए के 2 स्ट्रैंड्स को तोड़ भी सकता है ना?
तो ये सब कर सकता है डाइसर। ठीक है, सबसे पहले तो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के साथ बाइंड करेगा, उसको तोड़ देगा छोटे छोटे आरएनए में, तो बन गया स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए। अब ये डाइसर और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन जो है, डाइसर एंड डबल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स मिल के फॉर्म करते हैं रिस्क लोडिंग कॉम्प्लेक्स। तो मैंने जस्ट आपको बताया था कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो आपका siRNA है वो फॉर्म करेगा, नहीं वो नहीं फॉर्म करेगा। डाइसर एंड डबल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स होंगी, वो मिलके फॉर्म करेंगी रिस्क लोडिंग कॉम्प्लेक्स, और फिर किसको क्या लोड कर देंगे, एंड देन लोड द आरएनए डुप्लेक्स इनटू रिस्क। ठीक है, तो डाइसर और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन दोनों ने मिलके फॉर्म किया आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, लोडिंग कॉम्प्लेक्स। ओके, फिर अब क्या किया, अब उन्होंने इस आरएनए डुप्लेक्स को लोड कर दिया रिस्क पे, RISC। ओके, अब siRNA प्रोवाइड करता है टारगेट स्पेसिफिसिटी, किसके लिए, रिस्क के लिए। ठीक है, किसके थ्रू, बेस पेयरिंग ऑफ गाइडिंग स्ट्रैंड विथ टारगेट mRNA। जो गाइडिंग स्ट्रैंड है वो क्या करेगा, बेस पेयर करेगा टारगेट mRNA के साथ, और वहीं पे रिस्क जो है, रिस्क कॉम्प्लेक्स जो है वो अपना काम करेगा, टारगेट mRNA को क्लीव कर देगा। जैसा कि मैंने बताया, स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए जो होंगे उसमें 2 स्ट्रैंड रहेंगे, गाइड स्ट्रैंड एंड पैसेंजर स्ट्रैंड। रिस्क की एक्टिवेशन के दौरान पैसेंजर स्ट्रैंड तो डिग्रेड हो जाएगा, लेकिन गाइड स्ट्रैंड रिस्क को लेके जाएगा टारगेट mRNA पे। ठीक है, देखिए, गाइड आरएनए डायरेक्ट द जीन साइलेंसिंग, गाइड स्ट्रैंड जो है वो जीन साइलेंसिंग को डायरेक्ट करता है, पैसेंजर स्ट्रैंड जो है वो डिग्रेड हो जाता है रिस्क एक्टिवेशन के दौरान। अब जो एक्टिव कंपोनेंट है रिस्क का वो है एंडोन्यूक्लियसेस, उनको बोलते हैं हम एर्गोनॉट प्रोटीन्स, जो कि क्लीव करते हैं टारगेट mRNA स्ट्रैंड को कॉम्प्लीमेंट्री टू दियर बाउंड स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए। क्लियर है या नहीं है? अगर नहीं क्लियर होगा तो जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो क्लियर है, चलिए बताइए कि रिस्क लोडिंग कॉम्प्लेक्स किसने फॉर्म किया, डाइसर ने और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स ने। डाइसर ने और डबल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स ने मिलके आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स को फॉर्म किया, और फिर आरएनए डुप्लेक्स को उस पर लोड कर दिया। ठीक है, आरएनए डुप्लेक्स जब उस पर लोड हो गया तो वहां पहले तो 2 स्ट्रैंड्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, 2 स्ट्रैंड्स जो हैं आपको वो अलग अलग मिलेंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, और फिर एक उनमें से एक पैसेंजर स्ट्रैंड बनेगा, एक गाइड स्ट्रैंड बनेगा। गाइड स्ट्रैंड उस रिस्क कॉम्प्लेक्स को ले जाएगा कहाँ पे, टारगेट mRNA पे, जहाँ पे फिर रिस्क कॉम्प्लेक्स में जो एर्गोनॉट प्रोटीन है वो उस टारगेट mRNA को क्लीव कर देगी। क्लियर? ओके, तो ये आया PIRNA, पीवी इंटरेक्टिंग आरएनए, जो एर्गोनॉट में पीवी क्लेर होता है उसके साथ बाइंड करता है। ठीक है, अब ये जो होते हैं ये थोड़े कंपेरेटिवली लॉन्गर आरएनएज हैं, जिनको माना जाता है कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से ही डिराइव होते हैं, और ये डाइसर इंडिपेंडेंट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, इनमें भी आपको कैसे मिलते हैं, 2' O मिथाइलेटेड एट 3' टर्मिनल, मतलब जो आपका 3' टर्मिनाई होगा, 3 ओवरहैंग होगा, 3' एंड होगा, वहाँ पे आपको जो मिलेगा आरएनए मिलेगा वो अपनी शुगर की सेकंड जो पोजीशन होगी उस पर सेकंड जो कार्बन का पोजीशन होगा वहाँ पे मिथाइलेटेड होगा, 2' O मिथाइलेटेड एट 3' टर्मिनाई। ऐसा siRNA में भी होता है, लेकिन सेम आपको miRNA में देखने को नहीं मिलेगा। अब ये PIRNA जो है ये मेनली इन्वॉल्व होता है क्लीवेज ऑफ ट्रांसपोजोन mRNA और क्रोमेटिन मॉडिफिकेशन एट ट्रांसपोजोन लोकाई। याद रखना है, काम पूछा जा सकता है PIRNA का। PIRNA मेनली इन्वॉल्व होता है किसमें, किसकी क्लीवेज में, ट्रांसपोजोन mRNA की क्लीवेज में, या फिर ट्रांसपोजोन लोकाई पे जो क्रोमेटिन होता है उसकी मॉडिफिकेशन में। क्लियर है आपको? तो ये आपने आज जितना भी पढ़ा आपको हर बात क्लियर होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कोई कंफ्यूजन है तो आराम से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।